मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो कि 10th स्टैंडर्ड से है, इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। ऐसे तो 10th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इतना डिटेल से नहीं है, लेकिन जब भी हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं तो उससे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में मालूम होना चाहिए। और बहुत सारे बच्चों को मैं देखी हूँ कि वो इसमें कंफ्यूज होते हैं और इसकी वजह से ही वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं वो नहीं बता पाते, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पजल टाइप आते हैं। इस साल 10th में ऐसा नहीं है कि आप मगअप कर लेंगे, याद कर लेंगे, रेक्टिफिकेशन होगा और आप आंसर दे देंगे। नहीं, आपके पास ये बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तो ही आप उसके जितने भी पजल टाइप क्वेश्चन है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के लेसन में वो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टेप वाइज स्टेप हम लोग पढ़ेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है, इसका यूज बहुत है और बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते भी हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैग्नीशियम का बता दो, क्लोरीन का बता दो, आर्गन को बता दो, बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये तो आप 8th में पढ़े ही होंगे कि जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे पहले सेंटर में न्यूक्लियस आता है। सेंटर में क्या आता है? न्यूक्लियस आता है। ये न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है? ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन रहता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन रहता है। तो इतने स्ट्रक्चर इसलिए मैं बता रही हूँ कि जब मैं ये एक्सप्लेन करूंगी तो उसके बाद मेरे को एक स्ट्रक्चर समझाना पड़ेगा, तभी आपको ये कॉन्फ़िगरेशन समझ में आएगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं, फर्स्ट शेल में कितने हैं, सेकंड शेल में, सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं, थर्ड ऑर्बिट में कितना है। वैसे तो ये बेसिक पूरा 8th में दिया हुआ है, लेकिन ये अगर बेसिक अगर मालूम, ये मैथ्स के टाइम टेबल्स के जैसा है। अगर आपको टेबल्स आता है तो ही आप आगे जाके मल्टीप्लिकेशन कर पाते हैं। वैसे ही अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है तभी आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को, ट्रेंड्स को, कैरेक्टरिस्टिक्स को आप क्लासिफाई कर सकते हैं या फिर बता सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें जरूर टाइम लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार ये एलिमेंट्स के नेम, उनके सिंबल और ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिए, याद कर लिए, तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नॉट इन ओनली इन 10th, पीयूसी में भी, डिग्रीज में भी कभी भी आपको केमिस्ट्री में परेशानी नहीं होगी। बच्चे केमिस्ट्री क्यों नहीं लेते? क्योंकि उनकी बेसिक ही कमजोर रहती है। तो सबसे पहले हम सिर्फ 10 एलिमेंट्स में दूंगी, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताऊंगी और फिर उसको कैसे अप्लाई करते हैं यहाँ पे इन द स्ट्रक्चर में और क्या क्या हमको मालूम हो जाता है वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट लेती हूँ जो कि है हाइड्रोजन। सेकंड है हीलियम, इसका सिंबल है HELIUM, हीलियम। थर्ड जो है लिथियम, Li, स्पेलिंग है LITHIUM। फोर्थ है बेरिलियम, सिंबल है Be और इसका स्पेलिंग लिख लेंगे बेरिलियम, फोर्थ बेरिलियम। फिफ्थ बी इज बोरॉन, बोरॉन को बोलते हैं, सिंबल बी है। 6 कार्बन है, कैपिटल C, और कार्बन यहां लिख लेंगे एलिमेंट का नाम। 7 जो है वो नाइट्रोजन आता है, कैपिटल N, नाइट्रोजन लिख लेंगे। फिर 8th जो है ऑक्सीजन आता है, कैपिटल O, ऑक्सीजन लिख लेंगे यहाँ पे। 9th है वो फ्लोरीन आता है, कैपिटल F। और 10th जो है वो नियॉन आता है, कैपिटल N एंड स्मॉल E, और नियॉन यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये एलिमेंट्स क्यों जरूरी है? क्योंकि सारे एलिमेंट्स का अगर आपका एटॉमिक नंबर याद रहा तो ही आप ओरली प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर दे सकते हैं। स्टेप वाइज स्टेप में समझाऊंगी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होते क्या है। तो मैं क्लास में एटॉमिक नंबर को इन इजी वे कैसे समझाती हूँ। एटॉमिक नंबर आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास ये 10 एलिमेंट है। आप ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी क्लास में 10 स्टूडेंट है। एक का नाम, जो फर्स्ट रोल नंबर स्टूडेंट है उसका नाम हाइड्रोजन है, जो सेकंड रोल नंबर है वो हीलियम है, थर्ड रोल नंबर वाला लिथियम है। लेकिन लिखते समय रोल नंबर प्लीज मत लिखिएगा, वहां पे आपको एटॉमिक नंबर ही लिखना है। बट फॉर द मेमोराइजेशन, याद करने के लिए, इजी होने के लिए हम इसको रोल नंबर ले लेते हैं। जैसे रोल नंबर 1 हाइड्रोजन का है, सेकेंड हीलियम का है, थर्ड लिथियम है,
4th बेरिलियम है, 5th रोल नंबर बोरॉन है, 6th कार्बन है, 7th नाइट्रोजन है, 8 ऑक्सीजन, 9 फ्लोरीन एंड 10 नियॉन। अब आप देख रहे होंगे कि ये क्यों बनाया हुआ है KLMN। एक्चुअली ये क्या है, K जो है वो शेल्स है, K जो है वो शेल्स है। अब शेल्स क्या होता है, शेल्स यानी कि जैसे कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये 8 में ही है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ राउंड राउंड सर्कल होता है। जैसे कि हम सोशल में सोलार सिस्टम बनाते हैं, सन बीच में रहता है, फिर ऑर्बिट्स रहते हैं, उसी तरह से इसमें स्ट्रक्चर में भी सेंटर में क्या रहता है, न्यूक्लियस रहता है, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, सेंटर में न्यूक्लियस रहता है। और ये न्यूक्लियस में दो चीज रहते हैं। क्या चीज रहता है, एक तो प्रोटॉन रहता है और एक न्यूट्रॉन रहता है। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इसमें पॉजिटिव रहता है, न्यूक्लियस के अंदर ये होता है। और ये एन क्या है, ये न्यूट्रॉन है, इसको हम डिनोट स्मॉल एन से करते हैं। और ये न्यूट्रल होता है, ये जो होता है ये न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब कोई चार्ज नहीं होता इसके पास, ये न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, प्रोटॉन के पास प्लस चार्ज, न्यूट्रॉन के पास न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। और वैसे ही आउटसाइड में इलेक्ट्रॉन हम ऐसा डिनोट करते हैं, ई यहाँ पे माइनस। क्यों हम माइनस लिखते हैं, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये नेगेटिव चार्ज होता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है। तो आप देख सकते हैं कि सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और आउटसाइड नेगेटिव चार्ज है। अब इसमें एक और बात है कि जितना प्रोटॉन नंबर होता है, प्लस चार्ज जितना अंदर रहता है, उतना ही माइनस चार्ज बाहर रहता है, न्यूक्लियस से इक्वल होता है। इसलिए जो हमारा ओवरऑल जो एटम है, जैसे कि आयरन का एटम है, एल्युमिनियम का एटम है, कुछ भी एटम है, वो अंदर प्रोटॉन नंबर भी इक्वल रहता है और इलेक्ट्रॉन नंबर भी इक्वल होता है, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, वो करंट हमको शॉक नहीं देता। जैसे कि आप आयरन के बेंच पे बैठे हुए हैं, अगर आयरन में सिर्फ माइनस चार्ज रहता, वो भी फ्लोइंग रहता, मतलब चलता हुआ रहता, तो आपको शॉक लगता था। या फिर प्लस चार्ज ज्यादा रहता और वो फ्लोइंग मूवमेंट में रहता था, तो वो आपको शॉक देता था। लेकिन एक्चुअली जो भी मेटल से बने रहते हैं या फिर नॉन मेटल, सब में क्या होता है, जितना प्लस चार्ज अंदर न्यूक्लियस में रहता है उतना ही माइनस चार्ज बाहर रहता है। अगर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, अगर 4 प्रोटॉन अंदर है तो 4 इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा बिफोर द रिएक्शन, रिएक्शन से पहले। रिएक्शन के बाद टेकिंग और गिविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हो सकते हैं रिएक्शन के बाद। लेकिन और जब नेचुरली जब प्रेजेंट रहता है, जब ये दोनों भी नंबर, प्रोटॉन नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर इक्वल रहते हैं। और मोस्ट ऑफ द दिस केस में न्यूट्रॉन नंबर भी सेम रहता है। अगर समझो ये प्रोटॉन नंबर 2 है तो इलेक्ट्रॉन नंबर भी 2 होता है और न्यूट्रॉन भी मोस्टली 2 होता है। कहीं कहीं पे ही किसी किसी एटम में जो एक्सेप्शनल केस है, वहां पे ये 2 नहीं होकर के 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स मिलते हैं। आइसोटोप्स किसको बोलते हैं, जिसका रोल नंबर जो है यानी कि एटॉमिक नंबर सेम रहता है 1 1 1, बट मास नंबर डिफरेंट रहता है। जैसे कि यहाँ पे मास नंबर भी 1 है, यहाँ पे मास नंबर 2 है, यहाँ पे मास नंबर 3 है। क्यों मैं ये बता रही हूँ, क्योंकि ये क्यों चेंज हुआ, ये चेंज हुआ क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर इस केस में सपोज ये H3 में ट्राइटेनियम में क्या होता है, जब न्यूक्लियस होता है तो प्रोटॉन नंबर तो सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। अगर कभी चेंज नहीं होता, जैसे कि इसका रोल नंबर 1 है तो प्रोटॉन नंबर भी 1 ही रहता है। फिर से एक बार सुन लीजिए, जो एटॉमिक नंबर रहता है, जो कि नीचे लिखा हुआ एटॉमिक नंबर, रोल नंबर, जो रोल नंबर रहता है वही उसका प्रोटॉन नंबर रहता है। प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, प्रोटॉन नंबर कभी चेंज नहीं होता, ये आप याद रख लीजिए। क्या, प्रोटॉन नंबर इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए, प्रोटॉन नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है, यानी कि उसका रोल नंबर कितना है 1, तो प्रोटॉन नंबर भी 1। तो चेंज क्या होता है, क्यों इसका 3 आ गया मास, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो 2 + 1 3, इसका मास कितना हो गया 3। तो ये सब मैं क्यों बता रही हूँ, सिर्फ शेल्स की वजह से बता रही हूँ कि ये जो फर्स्ट इसका जो ऑर्बिट होता है, इसको K शेल बोलते हैं, इसको L शेल बोलते हैं, इसको M शेल बोलते हैं, और इसके बाहर एक और सर्कल रहता है जो कि N रहता है, N शेल। अब हम पढ़ेंगे कि ये कैसे, इसको फिल कैसे करना है, कैसे मालूम होगा कि K शेल में कितना है, L शेल में कितना है, M शेल में कितना है, N शेल में कितना है। इसका बहुत ही सिंपल आसान मेथड है
जो इसका एटॉमिक नंबर है समझो जो 1 है, तो मैं ऐसा समझाती हूँ क्लास में कि अगर रोल नंबर 1 है तो समझ जाना कि 1 स्टूडेंट आ रहा है, दरवाजे पे खड़ा है, क्लासरूम है, बाहर एक बच्चा खड़ा है जिसका रोल नंबर 1 है। रोल नंबर 1 है मीन्स उसके पास प्रोटॉन नंबर भी, जैसे कि मैंने कहा कि जो एटॉमिक नंबर वही प्रोटॉन नंबर, तो यहाँ एटॉमिक नंबर 1 था तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इजी होने के लिए, प्रोटॉन नंबर भी 1 रहता है। एटॉमिक नंबर 1 मीन्स प्रोटॉन नंबर 1। प्रोटॉन नंबर 1 हम कैसे बोल सकते हैं, समझो वो बच्चा क्लास से बाहर है, वो एक ही बच्चा है, तो हम उसको बोलते हैं कि फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाओ। ये के क्या है, के को आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे टीचर खड़ा है और ये फर्स्ट बेंच है, ये सेकंड बेंच है, ये थर्ड बेंच है, ये फोर्थ बेंच है, और यहाँ सेंटर पे टीचर खड़ा है। तो टीचर क्या बोलेगा कि अच्छा बच्चे आ जाओ, तुम्हारा रोल नंबर 1 है, तुम्हारे पास प्रोटॉन 1 है, तुम यहाँ फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाओ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक बच्चा रहता है वो आकर के फर्स्ट शेल में बैठ जाता है, आपको 1 लिखना है। अब जब सेकेंड बच्चा आता है, सेकेंड जिसका रोल नंबर 2 है, 2 है मतलब इसके पास प्रोटॉन भी 2 है, इसके पास प्रोटॉन भी 2 है, और जो फर्स्ट शेल इसका रहता है उसका कैपेसिटी यानी कि वो सीट पे 2 ही बच्चे बैठ सकते हैं। मैक्सिमम कैपेसिटी क्या होता है, 2 होता है, जो कि नील बोर्स ने बोर्स थ्योरी में दिया है, जो कि 8th में भी है 9th में भी है। क्या है कि फर्स्ट शेल में यानी के शेल में मैक्सिमम बच्चे कितने बैठ सकते हैं या इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द फर्स्ट शेल, द कैपेसिटी इज 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन आकर के बैठ रहे हैं समझो। तो 1 यहाँ पे आकर के 1 प्रोटॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन था, तो 1 ही आकर के यहाँ बैठता है। जब 2 नंबर है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी 2 है और प्रोटॉन भी 2 है, तो 2 क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। 2 बच्चा समझो क्लास से बाहर खड़ा है तो हम बोलेंगे आओ और फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ, क्योंकि फर्स्ट बेंच की कैपेसिटी, ये वाली फर्स्ट बेंच, ये फर्स्ट बेंच की कैपेसिटी 2 है। तो 2 बच्चे बाहर से आएंगे क्लास से बाहर से और वो फर्स्ट बेंच पे ही बैठ जाएंगे। फिर से एक बार देखो, जो हाइड्रोजन है उसके पास प्रोटॉन भी 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, यानी कि 1 है उसके पास। तो 1 आप ऐसे समझ सकते हैं, ये एक ही बच्चा है तो फर्स्ट बेंच पे एक बच्चा आके बैठ जाएगा। ये 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे और कैपेसिटी भी इसका 2 है, तो 2 बच्चे आकर के फर्स्ट बेंच पे बैठ गए। अब जब थर्ड एटॉमिक नंबर का बारी आता है जिसका रोल नंबर 3 है, ये लिथियम जब आता है इसके पास प्रोटॉन 3 है, प्रोटॉन 3 है, तो फर्स्ट बेंच पे आकर के पहले 2 बैठ जाता है। 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट फर्स्ट बेंच पे यहाँ पे बैठ गए, 3 में से 2 स्टूडेंट आके फर्स्ट बेंच पे बैठ गए, क्योंकि कैपेसिटी इसकी 2 है। अब 3 में से तो 2 ऑलरेडी बैठ गए, अब कितने रह गए, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितने रह गए, तो 1 रह गया, तो वो 1 फिर सेकेंड बेंच पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, और हम इसको लिख सकते हैं कि फर्स्ट कैपेसिटी 2 होती है, सेकंड की कैपेसिटी, सेकंड बेंच बड़ी बेंच है उसकी 8 कैपेसिटी होती है। जो थर्ड बेंच है एक्चुअली तो 18 रहता, 18 हम स्टूडेंट को बैठा सकते, 18 इलेक्ट्रॉन्स को बैठाते, लेकिन पहले वो सिर्फ 8 सीट पे जाके बैठते क्योंकि उनका फेवरेट सीट है। ये हम ऐसा समझ सकते हैं कि 18 सीट तो है पिकनिक बस में, लेकिन जब हम पिकनिक बस के अंदर जब हम जाते हैं तो 18 के 18 वैसे नहीं बैठ जाते। सबसे पहले जो विंडो सीट है हमारी पिकनिक बस में उसको जाकर के हम ऑक्युपाई करते हैं, उसको जाके हम पहले कैच करते हैं। तो मैंने कहा कि फर्स्ट बेंच का 2 कैपेसिटी, सेकंड बेंच का 8, थर्ड का 18 होता है, लेकिन पहले सिर्फ 8 ही बच्चे बैठते हैं, बाकी के नेक्स्ट बेंच पे जाते हैं। वो एक अलग डीप डिस्कशन है, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑर्बिटल वाइज आता है, जब वो समझाया जाता है वो आपके सिलेबस में नहीं है। आपको सिर्फ इतना भी, आप इतना समझ गए तो भी आप ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट बेंच की कैपेसिटी 2, सेकंड बेंच की कैपेसिटी 8, फिर से हम 80 लेंगे और फिर जो भी रिमेनिंग होगा वो फोर्थ वाले में जाएगा। ऐसे तो इसका 32 होता है, 32। अब बेरिलियम है, अब ये बेरिलियम 4 है, मीन्स प्रोटॉन भी 4, यानी कि स्टूडेंट बाहर खड़ा है 4, तो 4 स्टूडेंट में से पहले के 2 स्टूडेंट आके फर्स्ट बेंच पे बैठ जाएंगे। फिर 4 में से 2 तो आके बैठ गए, कितने बच गए, और 2 बच गए, तो यहाँ पे तो अब सीट नहीं है, तो अब वो सेकंड बेंच पे जाके बैठ जाएंगे। और ये कब तक बैठते जाएंगे, कब तक इंक्रीज होते जाएगा, जब तक 8 नंबर फिलअप नहीं हो जाता, 8 सीट पूरा भर नहीं जाता। नाउ नेक्स्ट है 5। अब यहाँ पे प्रोटॉन भी 5 है, 5 स्टूडेंट आप समझ सकते हैं कि 5 स्टूडेंट बाहर खड़े हैं, तो टीचर क्या बोलती है कि आओ पहले फर्स्ट बेंच पे 2 ही बच्चे बैठेंगे, तो 2 बच्चे बैठ गए, 5 में से 2 बच्चे बैठ गए, कितने बच्चे बच गए,
3, सो 3 थर्ड बेंच पे बैठ सकते हैं। क्यों? क्योंकि सीट 8 है। अब उसके बाद सिक्स्थ कार्बन है। जो कार्बन का प्रोटॉन है वो सेम रहता है जितना एटॉमिक नंबर है, रोल नंबर है, तो यहाँ 6 हम लिखेंगे। फिर ये 6 स्टूडेंट आप इमेजिन कीजिए कि आपकी क्लास के बाहर है, टीचर बोलती है 6 स्टूडेंट में से सिर्फ 2 स्टूडेंट आकर के फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे। अब 6 में से 2 तो बैठ गए, कितने बच गए? 4। तो आप देखते जाएंगे सिक्वेंसली ये भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन इस पे फिक्र नहीं करना है, आपको बस वही रूल्स फॉलो करना है। फर्स्ट बेंच 2, सेकंड बेंच 8, फिर जितने बच गए वो थर्ड बेंच पे, कब तक? सिर्फ 8 होने तक। उसके बाद फिर लास्ट सीट पे, लास्ट ऑर्बिट में, लास्ट शेल में। तो अब नाइट्रोजन की बारी आ गई। नाइट्रोजन 7 है, प्रोटॉन नंबर भी इसका 7 होता है, यानी कि क्लास से बाहर 7 स्टूडेंट खड़े हैं। 7 में से कितने आकर के फर्स्ट बेंच पे बैठेंगे? सिर्फ 2, क्योंकि इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है? 2। यहाँ 1 क्यों लिखे थे? क्योंकि यहाँ स्टूडेंट ही सिर्फ 1 है। यहाँ पे 1 है इसलिए 1 ही बैठा था, 2 थे ही नहीं। जब 2 आ गए तो 2 बैठ गया, 3 में से फिर से 2 बैठ गया, तीसरा वाला पीछे गया। 4 में से 2 यहाँ बैठ गया, फिर 2 बच गया, वो पीछे वाले में चला गया। 5 है तो फर्स्ट बेंच पे 2, यानी कि फर्स्ट शेल में 2 एंड सेकंड शेल में रिमेनिंग दैट इज 3। 6 है, 6 बच्चे में से 2 बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठ गए और फिर 4 बच्चे पीछे। अब 7 है, 7 में से 2 फर्स्ट बेंच पे बैठ गए, बच गया 5 बच्चे। तो 5 बच्चों को भी हम बैठा सकते हैं क्योंकि कैपेसिटी है। अब उसके बाद जब 8th लेते तो प्रोटॉन नंबर 8, तो कैसे सिटिंग अरेंजमेंट होगा? फर्स्ट बेंच पे 2, 8 में से 2 बैठ गए, 8 में से 2 बैठ गए, कितने बच गए? 6, सिर्फ एक ही इंक्रीज होता है 6। अब उसके बाद जब प्रोटॉन नंबर यहाँ 9 आता है, यहाँ पे 9 है, तो ये 9 में क्या होगा? 9 स्टूडेंट में से पहले 2 स्टूडेंट फर्स्ट में जाके बैठ जाएंगे। 9 में से 2 बैठ गए तो कितना बचेगा? सिर्फ एक इंक्रीज 7। अभी भी सीट है, एक और है, 8 तक हम बैठा सकते हैं। अब जब नियोन आता है तो इसका प्रोटॉन नंबर कितना है? 10 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर 10 है। तो आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि क्लास से बाहर 10 बच्चे खड़े हैं, 10 बच्चे में से टीचर बोलती है कि 2 बच्चे फर्स्ट बेंच पे बैठ जाओ और फिर बाकी के जो 8 होंगे वो सेकंड बेंच पे बैठेंगे। यहाँ पे अभी बच्चे नहीं है इसलिए हम लोग डैश डैश अभी डाल सकते हैं, क्योंकि ये सीट अभी खाली है, हमारे पास उतने बच्चे नहीं थे। यहाँ पे सिर्फ 10 बच्चे हैं, 10 में से फर्स्ट बेंच 2, फिर सेकंड बेंच 8। फिर से याद कर लेना है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू प्रोटॉन नंबर। प्रोटॉन नंबर को क्या समझना है कि क्लास के बाहर बच्चे खड़े हैं, प्रोटॉन नंबर सेम रहता है, कभी चेंज नहीं होता। 2 है तो 2 बच्चे खड़े हैं, फर्स्ट बेंच पे आके बैठ जाते हैं। 3 बच्चे हैं तो 3 में से 2 बच्चा फर्स्ट बेंच पे बैठता है, फिर फर्स्ट एक और आकर के सेकंड में। तो ये क्वेश्चंस आते कैसे हैं, एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं? एग्जाम में पूछे जाते हैं कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लाइक कार्बन, सिंबल इज C, ठीक है। कार्बन के बारे में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो कैसे लिखना है? सबसे पहले कार्बन ले लेना है, ठीक है, फिर इसका प्रोटॉन नंबर लेना है। यहाँ पे प्रोटॉन नंबर कार्बन का आपको याद करना पड़ेगा, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, नहीं तो इसके बगैर आप कभी भी इसमें परफेक्ट नहीं हो सकते। कार्बन का नंबर 6 है, यानी कि प्रोटॉन नंबर भी 6 है। ये मोस्टली 10th में आते थे, पूरे बच्चों को याद ही हो जाता है। कार्बन एटॉमिक नंबर 6 और प्रोटॉन नंबर भी 6। अब सिटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा? फर्स्ट बेंच का नाम है K शेल, L शेल, M शेल, N शेल। तो 6 है ना, तो 6 में से 2 बच्चे K शेल में जाके बैठ जाएंगे, बैठ गए। अब 4 बच गए, 6 में से 2 बैठ गए तो 4 बच गए, वो 4 फिर सेकंड बेंच में जाएंगे। तो ऐसा 2 फर्स्ट में, इतना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इतना कितना हो गया? 2,4 भी आप लिख सकते। इससे भी टीचर समझ जाते हैं कि ये क्या है, K शेल और ये L शेल। अब इसमें पूछता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द शेल। सो आउटर मोस्ट, यहाँ पे देखो सबसे बाहर एक ही है तो एक ही बोलेंगे। यहाँ पे सबसे बाहर कितना है तो 2 है तो 2 बोलेंगे। यहाँ पे देखो आउटर मोस्ट, ये इनर वाला हो गया, अंदर का हो गया, बाहर का। लिथियम के केस में कितना है आउटर मोस्ट वैलेंसी? 1 है। यही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में भी पूछते हैं कि व्हाट इज द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि आउटर मोस्ट शेल में
कितने इलेक्ट्रॉन हैं, यानी कि ये बाहर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। तो जब आप ऐसा डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे कि फर्स्ट बेंच में 2 और फिर 1, तो आप कह सकते हैं कि हाँ आउटर मोस्ट में कितने हैं, 1 है। लेकिन बेरिलियम में आउटर मोस्ट में कितना है, 2। बोरॉन में आउटर मोस्ट में कितना है, 3। ये कब आता है, जब हम ऐसा पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि फर्स्ट बेंच में 2, फिर सेकंड बेंच में 3, 2 फर्स्ट बेंच में, फिर 4। तो ये बाहर के नंबर्स देख करके आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। जैसे कि नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 8। नियॉन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 है, क्योंकि ये बाहर कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बैठे हुए हैं। यहाँ पे फ्लोरीन में बाहर के शेल में सबसे लास्ट शेल में कितना बैठा हुआ है, 7 स्टूडेंट, 7 इलेक्ट्रॉन है। और 7 इलेक्ट्रॉन को ये जो बाहर वाले में है इसको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है क्वेश्चन की, राइट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है। फिर थोड़े और एग्जांपल ले लेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे। फॉर एग्जाम्पल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कार्बन, कार्बन पहले डिस्ट्रीब्यूट करना, तो फर्स्ट 2 बच्चे, फिर उसके बाद 4, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 4। फिर कार्बन के बाद यहाँ पे नाइट्रोजन का ले लो, नाइट्रोजन जब हम लिखते हैं तो 2, 5, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। इसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। यही क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं। नाइट्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो बाहर में कितना है, तो 5, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर ऐसे ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन का नंबर 8 होता है, तो 8 में डिवाइड कर लो पहले, फर्स्ट बेंच में 2, फिर ये 6, तो वैलेंस बाहर का इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो 6। ऐसे ही कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे नियॉन है, नियॉन का नंबर 10 है, पहले 10 लिख लेना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना 2, 8, तो बाहर का इलेक्ट्रॉन कितना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8। नेक्स्ट